अगर हम सिलेबस की बात करें एडवांस अकाउंटिंग की जो सीए इंटरमीडिएट में है, उसका सिलेबस देखो बेसिकली क्या है ब्रीफ में। हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपने पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि टोटल में 13 है। 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं हमने। कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी पढ़ने होंगे हमें। स्पेशल एस्पेक्ट्स में बेसिकली क्या होता है, जैसे हम पढ़ेंगे कि कंपनी के शेयर्स बायबैक कैसे किए जाते हैं, या हम देखेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसॉप्स कैसे इशू होते हैं और उनकी अकाउंटिंग कैसे रहती है, या फिर इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स वो कैसे होते हैं ट्रीटमेंट, वो यहाँ पे हम देखा जाएगा। ये हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे स्पेशल एस्पेक्ट्स के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहता है वो क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन में हम जैसे एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। एक चैप्टर और पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और एक चैप्टर है हमारा जिसका नाम होगा लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो इसमें हमारे मेजरली ये 3 चैप्टर्स आएंगे। मान के चलना ये वाला हिस्सा जो थर्ड वाला हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लो। जो हमारा थर्ड एस्पेक्ट है, ये थर्ड एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा सवाल आएंगे अमेलगमेशन से भी और लिक्विडेशन से भी, ठीक है, और एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से भी सवाल आ जाता है हमारा कहीं ना कहीं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, हमने बैंकिंग कंपनी से अकाउंटिंग करनी सीखनी। जैसे हम बैंक्स देखते हैं, बैंक्स की अकाउंटिंग कैसे होगी, एक बैंक अपने पास अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाएगा, क्या बैंक्स का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनता है या उनका कोई स्पेशल फॉर्मेट है, वो सब सीखा जाएगा यहाँ पे। तो बैंकिंग कंपनीज कैसे अपनी रेवेन्यू बुक करेंगी, बैंकिंग कंपनीज कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगी, वो यहाँ पे सीखा जाएगा। और एनबीएफसीज, तो ये एनबीएफसीज क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनका कहीं ना कहीं मेजर ताल्लुक इन्हीं के साथ रहता है। ताल्लुक मतलब जो सिलेबस में हम बैंकिंग कंपनी से पढ़ेंगे मेजॉरिटी हिस्सा एनबीएफसीज में वैसा ही होगा, स्लाइड छोटे मोटे चेंजेस होंगे। तो एनबीएफसीज जो है वो हमारा छोटा चैप्टर है, ठीक है। पर बैंकिंग कंपनीज जो है ये बड़ा चैप्टर है, बट ये बहुत इजी है, वेरी इजी चैप्टर है। तो तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लोग पता नहीं क्यों इसको डराने के लिए बोल देते हैं बैंकिंग कंपनीज बड़ा है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा, इतना आसान है कि पूछो मत, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनीज हमारा इजी हो जाएगा। ये आता है हमारा अगला टॉपिक जो ये इंपॉर्टेंट है, consolidated financial statements. This will be a, I would say a tricky chapter. ट्रिकी चैप्टर, मैं डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, ट्रिकी है। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े आप दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है। ये जो चैप्टर था ना, ये पहले था सीए फाइनल में। सीए फाइनल से उसका थोड़ा सा लेवल निकाल के हमने इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 में डाल दिया, और ये ओवरऑल वैसे सीए फाइनल में अभी भी है। ऐसा नहीं है कि सीए फाइनल से हट गया, सीए फाइनल में पूरा का पूरा आएगा और यहां पे तो बेसिक लेवल तक आया गया। जरूरत क्या पड़ी इसको सीए फाइनल से निकालने की, सीए फाइनल में जब ये चैप्टर आता था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बच्चे इसको छोड़ के जाते थे। इसका कंफर्म्ड 16 मार्क का सवाल आता था सीए फाइनल में, ठीक है। बच्चे क्या करते थे, इसको छोड़ देते थे और क्या कहते थे, हम ये एक क्वेश्चन छोड़ देंगे, बाकी के जो 5 क्वेश्चन है वहां से अपने 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। तो इंस्टीट्यूट ने देखा कि बच्चे क्यों छोड़ रहे हैं, तो क्या हुआ, पता चला कि बच्चों को ये चैप्टर बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा ट्रिकी और डिफिकल्ट लगने लगा। तो इस वजह से इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, एक काम करते हैं इसकी बेसिक नॉलेज पीछे से देना शुरू करते हैं, तब जाके ये लोग सीए फाइनल में इसको पढ़ने लगेंगे और इसको अटेम्प्ट करने लगेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि ऐसा ही उन्होंने एक चैप्टर के साथ किया है, वो है अमेलगमेशन। ये अमेलगमेशन का जो चैप्टर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ये सीए फाइनल में भी आएगा, और सीए फाइनल में तभी समझ में आता है अगर यहाँ पढ़ के जाता है बच्चा। तो इस वजह से
जब इंस्टीट्यूट ने देखा कि अमेलगमेशन की वजह से, पढ़ने की वजह से बच्चा फाइनल में अटेम्प्ट कर रहा है, तो उन्होंने क्या कहा, चलो एक काम करो, फिर यहाँ पे भी डाल दो। तो ये यहाँ पे भी आ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेलगमेशन इंपॉर्टेंट है, लिक्विडेशन, बैंकिंग कंपनीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मान के चलो करीब करीब 20 नंबर की कवरेज हो जाती है सिलेबस में, जो हमारा 20 नंबर है। एक ये डिसोल्यूशन, ठीक है। इन चीजों की, ये जो चैप्टर्स मैंने हाईलाइट करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अमेलगमेशन, लिक्विडेशन, बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसी तो चलो छोटा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डिसोल्यूशन, इनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे सिलेबस में, तो हमने इन चैप्टर्स पे स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर तुम पूछो कौन से हैं, तो देखो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये रहेंगे हमारे सिलेबस में। स्क्रीन दिख रही होगी सबको, आ जाओ, ये रहा देखो, सी सर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ही है। हाँ सर थोड़ा सा जूम कर लीजिए। कर रहा हूँ, ये लो, ये रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दिख रहे हैं सबको? म्यूट कर लो, किसका म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट करो। हाँ, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे देखो सिलेबस में कौन से हैं अकाउंट्स के, AS4, AS5, 17, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 और 29। तो टोटल में 13 AS हैं जो हमने कवर करने हैं। अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 में सिर्फ 8 हैं, यहाँ पे 13 है। तो ये ऑब्वियस है, सब्जेक्ट का नाम ही एडवांस्ड अकाउंट है, तो थोड़ा ज्यादा होगा ही होगा इसमें, ठीक। अच्छा, स्पेशल एस्पेक्ट्स अगर देखें, तो स्पेशल एस्पेक्ट्स में देखो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन यानी कि ईसॉप्स जो आज पढ़ेंगे हम, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, और इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, जहां इक्विटी शेयर्स को इशू तो करते हैं बट उनके अधिकार कुछ अलग अलग होते हैं, ठीक। अमेलगमेशन आ गया हमारे पास, देखो अगला, और रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन दोनों आता है इसके अंदर। फिर आ गया हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज और एनबीएफसीज आ गया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और छठा पॉइंट आ गया हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म तुमने याद करो 12th में पढ़ रखा है ना, जब बचपन में तुम लोग 12th में थे। अब तो बचपन ही है, अब मत कहना कि हम लोग अभी भी छोटे ही हैं, बड़े हो गए, अब आ गए हो सीए में। तो अब बचपन था वो, बचपन में तुमने जो पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा एडवांस हो गया, इसमें एक्स्ट्रा चीजें हमारे पास जुड़ जाएंगी। नीचे इंस्टीट्यूट ने नोट्स दे दिए, अगर एएस के बारे में कोई अनाउंसमेंट आती है, कोई या कोई लिमिटेड रिविजन आते हैं, या कोई एएस विड्रॉ कर लेती है, तो वो अकॉर्डिंगली सिलेबस में मॉडिफाई हो जाएगा या चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, सिलेबस के बारे में या ओवरऑल सीए के बारे में या किसी चीज के बारे में भी कुछ चीज ऐसी पूछनी है जो तुम्हें लग रहा है तो पूछ सकते हो, बोलो। सर हम्म, सर मुझे पता चला कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 चाहे तो ग्रुप 1 करके आर्टिकलशिप के लिए जा सकते हैं या ग्रुप 2 करके, तो बिल्कुल ग्रुप 1 करके अगर जाए तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दोनों में से कोई भी ग्रुप कर लो, इसके बाद तुम सीधे सीधे अपने आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप कुछ भी बोल लो, उसमें एंटर कर सकते हो। बट हम रेकमेंड करते हैं एज टीचर्स कि तुम पहले ये दोनों कर लो, उसके बाद स्टार्ट करना। रीजन बीइंग, मान लो तुमने ग्रुप 1 की क्लियर करने के बाद अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ली, होगा क्या, तुम आर्टिकलशिप में जाते ही क्या होगे, बिजी हो जाओगे, और बिजी ऐसे हो जाओगे कि तुम्हें जो ग्रुप 2 की अपनी कोचिंग्स लेनी होंगी वो कोचिंग नहीं ले पाओगे। अगर कोचिंग ले भी ली तो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे, घर आके तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा, थके हुए होगे कि तुम्हें अगले दिन सुबह उठ के फिर भागना है। तो हम रेकमेंड करते हैं, हम एज टीचर्स, कि पहले तो एक ग्रुप क्लियर करो, चाहे कोई सा भी क्लियर करो, जो तुम्हारा मन करे वो ग्रुप क्लियर करो। दूसरे ग्रुप को, दूसरे ग्रुप की पढ़ाई करके उसका एग्जाम दे दो, एग्जाम दे दो। क्यों? ताकि तुमने एक बार उस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर ली,
पढ़ाई करने के बाद तुम जब अगर आर्टिकलशिप स्टार्ट कर भी लेते हो तो तुम्हारे को जस्ट इन केस दूसरा ग्रुप कोई भी क्लियर नहीं होता तो तुमने पढ़ रखा है तो तुम्हें दोबारा पढ़ने में उतना एफर्ट उतना टाइम नहीं लगेगा। बट अगर सीधा सीधा ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के बाद कूदते हो तो तुम्हारी कोचिंग का जो टाइम है वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा क्योंकि तुम्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा और किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर, हाँ सर ऐसे जैसे अभी हम ग्रुप 1 भी कर रहे हैं तो ग्रुप 2 के अकाउंट्स भी स्टार्ट साथ साथ कर दे। ग्रुप 1 का भी हमने अकाउंट्स नहीं करा। हाँ, ग्रुप 1 का अकाउंट्स मैं ही लूंगा, जनवरी से स्टार्ट होगा। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है जिस वजह से मैं अभी जनवरी से स्टार्ट करूंगा उसको। देखो मैं जो रेकमेंड करता हूं वो ये है, तुम देखो मैं तुम्हें सिर्फ एक टाइमलाइन बना के दिखा रहा हूं, उस टाइमलाइन में देखना कि क्या हो रहा है। मैंने ये कुछ टाइम पहले राधा को भी समझाया था तो मैं एक बार आज तुम लोगों को भी बाकियों को भी समझा रहा हूं। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं पहले समझा चुका था, जो वो हैं हमारे पास जो जब तुम लोगों का भी एग्जाम्स हुए, वो एग्जाम्स हुए दिसंबर में। ठीक है, तो तुम्हारा जब एग्जाम पड़ेगा, जब तुम पास कर जाओगे अपना फाउंडेशन लेवल, तो तुम्हारे जो एग्जाम्स पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे? नवंबर में, नवंबर 2021। यानी कि यहां से यहां तक तुम्हारे पास कितने मंथ्स हैं? 9 मंथ्स हैं, 9 महीने। और 9 महीने में तुम्हें क्या कवर करना है? सीए ग्रुप 1। ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारा यहाँ पे ग्रुप 1 क्लियर होता है तो तुम्हारा अगला एग्जाम कब पड़ेगा? मई 2022। यहाँ तुम्हें कितने कवर करने हैं? 4 सब्जेक्ट। ठीक है, और तुम्हारे पास टाइम कितना है? 6 मंथ्स। अब एक चीज सोचो, कितनी नाइंसाफी है कि यहाँ के 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए तुम्हारे पास 9 मंथ्स हैं और यहाँ के 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 6 मंथ्स हैं। तो मैं क्या रेकमेंड करता हूँ पर्सनली अपने एंड से कि तुम इन 9 मंथ्स में ग्रुप 1 की तो कोचिंग या अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ग्रुप 2 के कोई भी 1 या 2 सब्जेक्ट की कोचिंग स्टार्ट करो या पढ़ाई स्टार्ट करो, जो तुम्हें ठीक लगे, सेल्फ स्टडी करना हो तो। यहाँ पे अकाउंट्स एंड मेरे हिसाब से एफएम इनकी स्टार्ट करो, ताकि क्या होता है जब तुम इस पीरियड में पहुंचोगे, यहाँ के पीरियड में पहुंचोगे, तो तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं, तुम्हारे पास क्या होगा? ओनली एंड ओनली 2 सब्जेक्ट की कोचिंग बच जाती है करनी, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स 6 महीने में। प्लस क्या होता है, अगर जैसे हम लोग क्या कहते हैं, आप हमारे पास यहाँ पढ़ो क्या ये, और इनमें से जो भी लेना हो, 1 लेना हो, 2 लेना हो, जो भी लेना हो, यहाँ पे पढ़े, उसके बाद एग्जाम मत दो। तुम नवंबर में फोकस किस पे रखो? ग्रुप 1 पे। एग्जाम भी ग्रुप 1 का ही देना। यहाँ पे तुम ग्रुप 2 की जब पढ़ाई कर लोगे तो जब तुम इस पीरियड में पढ़ोगे ना, ये वाला जो 6 महीने वाला पीरियड है, इसमें तुम वापस इनकी स्टार्ट करना, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा फीस थोड़ी लगेगी, नो एक्स्ट्रा फीस। उसी फीस में तुम यहाँ पे भी पढ़ना। होगा क्या, ये 2 सब्जेक्ट्स जो भी रहेंगे, जो भी तुम ऑप्ट करते हो, ये तुम्हारे ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे क्योंकि तुमने ये पीछे के 9 मंथ्स में भी पढ़ लिए और यहाँ के जो 6 मंथ चल रहे होंगे इसमें तुम्हारे को वो दोबारा बैठ के फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करोगे और तुम्हारे पास ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करने का यहाँ पे वो मिलेगा। तो तुम्हारे ये कवर हो गए और ये 2 सब्जेक्ट्स तो तुम्हारे फ्रेश रहेंगे इस 6 महीने में, फ्रेश होगा माइंड में, तो तुम आराम से मई 2022 में ग्रुप 2 को भी अटेम्प्ट कर सकते हो और हाई प्रोबेबिलिटी होती है क्लियर करने की। नवंबर 2021 के लिए मत करना कि तुम दोनों एग्जाम्स देने का कोशिश मत करना, देना एक ही ग्रुप 1, बट ग्रुप 2 की अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लेना ताकि यहाँ के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही बचे फॉर क्लासेस। ठीक है, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। और बताओ सर, अगर हम दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं नवंबर 2020 का, 21 का, तो उसमें अगर हम क्रैक नहीं कर पाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं,
तो ये होगा कि हमें दोनों ही ग्रुप का फिर से देना पड़ेगा। नहीं, अगर तुम्हारा ग्रुप 1 क्लियर, मान लो तुम दोनों एग्जाम देना चाह रहे हो, लेट अस सपोज कोई बच्चा दोनों ग्रुप के लिए अटेम्प्ट करना चाह रहा है, वेरी गुड। तो अगर ग्रुप 1 क्लियर हो गया तो ग्रुप 1 क्लियर है, खत्म। अगर ग्रुप 2 पास नहीं हुआ, ग्रुप 2 में रिजल्ट फेल आया, तो तुम्हें अगली बार सिर्फ ग्रुप 2 ही देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन और है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने अगर ग्रुप 1 की कोचिंग ले ली तो हम ग्रुप 1 तो दे रही हैं, ग्रुप 2 में मान लो हमने इनकी कोचिंग ले ली और हमारी तैयारी अच्छी है, तो हम ग्रुप 2 का भी तो एग्जाम दे देते हैं। तो क्या करो, अगर तुमने ऐसा करना है कि हाँ भाई हमें ये तो पढ़ना देना ही देना है, इसमें से कोई ये या दोनों ही देना चाहते हो, तो क्या करो, इन दोनों को भी अगर एग्जाम देना चाहो तो इन दोनों का भी एग्जाम दो, और कोशिश हमें ये रखनी है कि इनमें 60 या 60 से अबव लाने हैं। तो क्या होगा, हमारे को इस पेपर में, उन पेपर में, ग्रुप 2 के उन पेपर में मिल जाएगी एग्जाम्शन। मतलब हमने मई वाले पेपरों में वो एग्जाम देना ही नहीं, अगले 3 अटेम्प्ट तक वो एग्जाम हमने नहीं देना, और अगले 3 अटेम्प्ट में बाकी के जो पेपर बच जाते हैं ग्रुप 2 के, वो हमें देने हैं। 60 या 60 से ऊपर आने चाहिए, बट जो भी ग्रुप 2 का पेपर एग्जाम अटेम्प्ट करना चाह रहे हो उसमें 60 या 60 से ऊपर आ जाने चाहिए। ठीक है। बट एग्जाम्शन तभी वैलिड रहेगी जब ग्रुप 2 के सारे पेपरों में अटेंडेंस लगी होनी चाहिए। समझ में आ रही है? तुमने क्या किया, तुमने ग्रुप 1 का पूरा सारे पेपर अटेम्प्ट किए, चारों के चारों। ग्रुप 2 के मान लो तुम जाके दे आए अकाउंट्स का पेपर और एफएम का भी पेपर दे के आए, और मान लो तुम्हारे अकाउंट्स में बन जाते लेट अस सपोज 62, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा पेपर अगले 3 अटेम्प्ट के लिए। बट ये एग्जाम्पशन कब वैलिड होगी, तुम्हारे जो बाकी के 2 पेपर्स और है ना, ये एफएम, ऑडिट और ईआईएसएम, इसमें बस जाके तुमने क्या करना है, अपनी अटेंडेंस लगवानी है। फेल हो जाओ कोई बात नहीं, 0 नंबर आए कोई बात नहीं, सिर्फ जाके बैठ के आना है। बैठ के आने से क्या होगा, वो कहेंगे कि हाँ आपने ये पेपर भी अटेम्प्ट करे, आपको आते नहीं थे, दैट इज अ डिफरेंट केस। तो इस वाले पेपर की एग्जाम्पशन वैलिड हो जाएगी। और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। सर ये जो एग्जाम्शन वाला केस है ये ग्रुप 1 के लिए भी वैलिड होता है? हाँ, सभी के लिए, मतलब हर पेपर में, जिस पेपर में भी 60 या 60 से ऊपर आ गए हैं, जिस किसी भी पेपर में, ऐसे देख लो। चलो मैं तुम्हें ये चीज बता देता हूँ, किसी किसी को नहीं पता होता। ग्रुप 1 में हमारे 4 पेपर हैं, अकाउंट्स, टैक्स, लॉ और कॉस्ट। ठीक है। तो तुम्हारे अगर किसी एक पेपर में 60 आ गए तो ये पेपर एग्जेम्प्ट हो जाता है, बट एग्जाम्पशन के लिए बाकी 3 पेपर्स में अटेंडेंस होनी चाहिए। तो अगर बाकी 3 पेपर में ऐसे आ गए, तो अगर हम देखें, अगर ये टोटल 200 बनता है, ये टोटल 200 बनता है क्या, देखो ये 100 नंबर तो ये बन गए, और ये कितने बन गए, 197। 197 का टोटल बनता है, बट टोटल चाहिए कितना, 200। तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, फेल। बट क्योंकि अकाउंट्स में 60 आ गए, तो तुम्हारे को अकाउंट्स का पेपर अगले अटेम्प्ट में नहीं देना होगा, टैक्स, लॉ और कॉस्ट ये दे सकते हो, ये देने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें 60 से अबव नहीं है। तो तुम्हारा जो टोटल है वो 200 बन जाना चाहिए, 200 नहीं बन रहा है, यहाँ 197 बन रहा है, तो रिजल्ट इज फेल। अगर कहीं पे भी अगर ऐसा भी हो गया, मान लो ऐसा हो जाता है, तो हमारा जो टोटल है, अगर तुम देखो तो ये टोटल और ये टोटल, ये कितना हो गया, ये 99 तो ये हो गया, प्लस 50 50 100 और 12 112। हाँ, तो अगर हम देखें तो हमारा जो ये टोटल है ये कहीं ना कहीं 200 के ऊपर है। कितना आ रहा है ये, 99, आई थिंक 211 बन रहा है ना। हाँ, 211 बन रहा है, 211 हमारा टोटल बन रहा है। हम यहाँ से 200 की लिमिट को पूरा कर रहे हैं, बट हमारे इस सब्जेक्ट में 39 आ रहे हैं।
तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा? फेल। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 39 आ गए। तो हर सब्जेक्ट में 40 चाहिए और ओवरऑल 50 चाहिए। तो ना तो हमें लॉ में एग्जाम्पशन मिलेगी, ना कॉस्ट में मिलेगी, और टैक्स तो वैसे ही लुढ़क गया। अकाउंट्स में जरूर मिल जाएगी, क्योंकि अकाउंट्स में हमारे 60 या 60 से अब आ गए। अगले 3 अटेम्प्ट तक, जिस अटेम्प्ट में तुमने ये पास किया, वहां से आने वाले 3, अब ये जरूरी नहीं है कि तुम अगले 3 अटेम्प्ट देते हो, नहीं भी दोगे ना तब भी वो काउंट हो जाएंगे। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने अगला अटेम्प्ट तो दिया ही नहीं, तो मेरा तो अटेम्प्ट काउंट ही नहीं होगा। नहीं, मान लो तुमने ये नवंबर 2021 में एग्जाम्पशन ले ली थी अकाउंट्स में, तो मई 2022, नवंबर 2022 और मई 2023 यहीं तक एप्लीकेबल होगी। तुम इन एग्जाम में देते हो या नहीं देते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी के जो एग्जाम्स हैं इन 3 अटेम्प्ट में ना भी दो तो ये एग्जाम्पशन तुम्हारी लैप्स हो जाएगी, यानी कि अगले 3 अटेम्प्ट में तुमने ये पेपर क्लियर करने ही है किसी भी हाल में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। आज हम अब चैप्टर शुरू करते हैं। काफी देर हो गई गप्पे। मैंने किसी को कोई और डाउट्स हो, कुछ भी हो तो वो क्लास के बाद पूछ लेना या मुझे मैसेज करके पूछ लेना। आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है। नया चैप्टर है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप्स। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने जानबूझ के आज बड़ा चैप्टर नहीं स्टार्ट किया क्योंकि कुछ कुछ बच्चे हैं जो अभी भी अवेलेबल नहीं हैं, तो हम इसलिए आज थोड़ी छोटे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो अब अपने पास रजिस्टर्स लेके बैठ जाओ। मुझे कुछ पहले लिखवाना है, जब लिख लेंगे उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करेंगे या समझने का काम करेंगे। मैं क्या करता हूं, मैं अपनी अप्रोच बता देता हूं। मैं पहले सारा काम जो भी लिखवाना होता है वो मैं पहले डिक्टेट कर देता हूं, क्योंकि मुझे फिर क्लास में चाहिए सारा टेंशन। ऐसा ना हो कि मैं समझा रहा हूं और तुम लोग लिखने में बैठे हो। तो इसलिए मैं पहले सारी चीजें डिक्टेट कर दूंगा, जो भी नोट्स मुझे लिखवाने हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें सारा पार्ट समझाऊंगा, और समझाने के बाद हम देखेंगे कि वही चीज हमने सारी अपने नोट्स में लिखी हुई होगी, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं सारे नोट्स डिक्टेट कर दूंगा। डिक्टेट करने के बाद रेलेवेंट जितने भी नोट्स हैं पहले उनको समझाऊंगा, नोट्स में दिखाऊंगा कि देखो हमने वो सब चीजें लिख ली हैं, और फिर उनके ऊपर हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर्स निकाल लो सब अपने अपने, फ्रेश रजिस्टर्स रखना अकाउंट्स के लिए, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत सवाल हैं। तो एक कॉमन नोटबुक मत रख लेना, बीकॉम नहीं है ये कि तुम अलग अलग नोटबुक्स रखोगे, एक नोटबुक में सारा काम कर दोगे ना। तो हेडिंग डालो अपने पास एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप्स। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आज हमने कोशिश करनी है ये चैप्टर फिनिश हो जाए। इसमें 5-6 सवाल ही हैं, ज्यादा नहीं है, तो कोशिश रहेगी कि ये चैप्टर हमारा आज फिनिश हो जाए। चलो लिखना शुरू करो। ESOP means any document. ESOP means any document under which employees have been agreed, for issue of shares at concessional price against which employees are required
to perform for a particular period. To perform for a particular period. Full stop. If such employee leaves the organization, if such employee leaves the organization before such period, then shares are not issued. Then shares are not issued. Full stop. Following are the important terms. Following are the important terms in ESOP. Following are the important terms in ESOP. डालो फर्स्ट पॉइंट, ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शंस. ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शंस. डैश डाल के लिखो. It means entering into an ESOP agreement. It means entering into an ESOP agreement with the employees. With the employees. Second point, exercise price. Exercise price. डैश डालो, लिखो. It is the concessional price. It is the concessional price which has been offered to the employees. Which has been offered to the employees. Third point, vesting period. Vesting, VE, vesting period. डैश डालो. It is the time required. It is the time required for an employee. It is the time required for an employee to perform before he can avail ESOPs. Fourth point, exercise period. Exercise period. डैश डालो, लिखो. The period during which सर हाँ, आवाज आ रही है बहुत, पता नहीं कैसी. वो ट्रैक्टर आ रहा है यार मेरे घर में ना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है इसलिए ट्रैक्टर आ रहा है.
मैं बीच बीच में जानबूझ के बार बार म्यूट कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को वो डिस्टरबेंस ना सुनाई दे। लिखो एक्सरसाइज पीरियड डैश डालो, द पीरियड ड्यूरिंग विच price is to be paid by the employee to buy ESOPs. Fifth point, value of option. डैश डालो, लिखो इट इज कैलकुलेटेड as follows. It is calculated as follows. नीचे एक फॉर्मूला लिखो, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर on the grant date minus exercise price. अब हमारे 5 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। नीचे लिखो 5 पॉइंट्स कंप्लीट, नीचे लिखो ESOPs आर नॉट लाइक, 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाने के बाद नीचे लिखो ESOPs आर नॉट लाइक sweat equity shares. हाँ अच्छा, नीचे छोटी सी हेडिंग डालो, स्वेट इक्विटी शेयर्स, अंडरलाइन कर लेना उसको। लिखो इट मीन्स द कंपनी इश्यूज शेयर्स, at concessional prices on the current date without any vesting condition. Without any vesting condition. Full stop. These shares are generally issued along with public issue.
पब्लिक इशू। अब नीचे लिखो, हाउ टू कैलकुलेट ऑप्शन एक्सपेंस, हाउ टू कैलकुलेट ऑप्शन एक्सपेंस। अब मैं नीचे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, स्क्रीन पे देखना, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, हमने उस फॉर्मूले को कॉपी करना है। ध्यान रखना, पहले मेरे को लिखने देना, फॉर्मूला लंबा है फॉर्मूला, तो पहले लिखने देना, उसके बाद अपने हिसाब से जगह बना के लिखना। तो लिखने दो मुझे पहले। अब लिख लो। डन सर। चलो, अब हमने थोड़ा लिखने वाला काम कर लिया है, पहले मैं कुछ समझाने वाला काम कर दूं, ताकि हम लोग ये ना कहें कि बस हम लिख ही रहे हैं, समझने वाला काम तो हो ही नहीं रहा हमारा। चलो, देखो ईसॉप्स क्या है। ईसॉप बेसिकली एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज से कहती है कि मैं तुम्हें एक शेयर, अपना शेयर सस्ते में दे दूंगी, जितना मार्केट में चल रहा है उससे सस्ते रेट में दे दूंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट अस सपोज
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो अपने एम्प्लॉय से कह रही है कि मेरा जो एक शेयर है वो अभी करंटली मार्केट में 2000 रुपए का चल रहा है, मैं तुम्हें ये शेयर लेट अस सपोज 500 रुपए में दे दूंगी। ठीक है, तो एम्प्लॉय कह रहा है, एम्प्लॉय देखो कह रहा है मुंह खुल गया उसका, सच्ची इतना सस्ता? वो देखो डींगे मारना शुरू हो गया, वो डांस कर रहा है, ये देखो उसने हाथ खड़े कर लिए और वो डांस कर रहा है, कहता मेरी कंपनी सबसे बढ़िया, अंबानी की जय, अंबानी की जय। वो ऐसे ऐसे करना खड़ा हो गया। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज वाले अपने एम्प्लॉय से क्या कह रहे हैं, जो शेयर 2000 का है मैं तुम्हें एम्प्लॉय को, मैं तुम्हें ये 500 रुपए में देने को तैयार हूं। ठीक है, ये खुश हो रहा है, बट कंपनी क्या कहती है, वो होता है ना नीचे एक स्टार लगा हुआ होता है हर जगह पे, तुम्हें कोई भी अट्रैक्टिव सी ऑफर मिलती है नीचे एक स्टार लगा होता है, वो स्टार में क्या होता है, T&C अप्लाई, है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं। ये थोड़ा सा सैड हो गया, सैड हो गया, या कह लो ये थोड़ा, इसने अब डांस करना बंद कर दिया, इसने हाथ नीचे कर लिए, कहता अच्छा जी बताओ क्या T&C है। तो कंपनी उससे कहती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज उससे कहती है कि तुम मेरे पास 3 साल काम करो, 3 साल काम करने के बाद मैं ये शेयर तुम्हें 500 रुपए में खरीदने के लिए दे दूंगा। तो वो कह रहे हैं 3 साल का जो ये वर्क है ये करना पड़ेगा इसको, तब जाके जो शेयर 2000 का है वो 500 का होगा। तो कह रहा है 3 साल के बाद मुझे कितना टाइम मिलेगा, कह रहा है 3 साल के बाद हम तुम्हें 1 साल और दे देंगे खरीदने के लिए, पर 3 साल तो मिनिमम काम करना, उसके बाद हम तुम्हें 1 साल दे देंगे, 1 साल में किसी भी वक्त तुम हमसे शेयर 500 रुपए में ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो क्या हुआ, इसको क्या कह रहे हैं हम, कहीं ना कहीं ये है, क्या है, ईसॉप। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये शेयर आज 2000 का है, 3 साल बाद इस शेयर का प्राइस तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, इस शेयर का प्राइस ऐसा हो सकता है कि ये 4000 पहुंच जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस शेयर का प्राइस 1000 रुपए पहुंच जाए, या इस शेयर का प्राइस 500 रुपए पहुंच जाए, या इस शेयर का प्राइस 300 रुपए पहुंच जाए। तो क्या होगा, मतलब आज के दिन ये शेयर 2000 का है, पर 3 साल बाद किसने देखा है, शेयर की पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि 2000 से ज्यादा हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 1000 से ज्यादा 1000 पे आ जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी कि 500 पे ही हो, और चौथी पॉसिबिलिटी कि 300 पे है। अब मुझे एक एक करके बताना, तुम्हें यह बताना है कि क्या कंपनी का एम्प्लॉय 3 साल बाद खरीदेगा या नहीं कंपनी से। जो शेयर मार्केट में 4000 का मिल रहा है, क्या वो कंपनी से 3 साल बाद एक्सरसाइज करेगा, कंपनी से वो शेयर खरीदेगा या नहीं? खरीदेगा। खरीदेगा, क्योंकि जो शेयर मार्केट में 4000 का मिल रहा है, कंपनी 3 साल बाद उसको 500 का दे रही है, तो उसके तो बल्ले बल्ले हो गई कि सस्ते में मिल रहा है शेयर, तो वो खरीदेगा। अच्छा, शेयर का प्राइस 1000 रुपए हो गया है, जहां हमने आज 2000 का था वो शेयर घट के 1000 रुपए का हो गया है, वो शेयर खरीदेगा या नहीं कंपनी से? खरीदेगा। 500 रुपए में कंपनी से मिल रहा है। अच्छा, अब 500 में यहां कंपनी दे रही है, 500 में मार्केट से मिल रहा है, एक्सरसाइज करेगा या नहीं? सर उसकी ऑप्शन है, जरूरी नहीं है, वो बाहर से भी खरीद सकता है, कंपनी से भी खरीद सकता है। बिल्कुल मर्जी है उसकी, कहीं से भी ले ले। और 300 में? सर 300 में नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? कंपनी जो शेयर उसको 500 में दे रही है, वो अगर शेयर मार्केट में जाके खरीद ले तो उसको 300 रुपए का मिल जाएगा। तो वो पोपट थोड़ी है, एम्प्लॉय है, समझ गया, एम्प्लॉय को पागल बना लेते हो, बट एम्प्लॉय को इतना भी पागल नहीं बना सकते ना कि 500 रुपए में दे रहे हो वही चीज जो 300 रुपए में मार्केट मिल रही है। तो यहाँ पे वो शेयर नहीं खरीदेगा, यानी कि एम्प्लॉय के पास ऑप्शन आ गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम,
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय के पास ऑप्शन रहेगा हमेशा। मान लो कि 3 साल बाद, लेट अस सपोज 3 साल बाद शेयर 4,000 रुपए पे है, तो वो एक्सरसाइज करना चाहेगा, बट जरूरी है नहीं है कि वो करेगा। क्यों जरूरी नहीं है? महंगा मिल रहा है मार्केट में। जरूरी इसलिए नहीं क्योंकि हो सकता है 3 साल बाद उसके पास पैसे ना हो, उसके घर में कोई ऐसी फाइनेंशियल क्रंच चल रही हो कि वो पैसे शेयर्स में नहीं डाल पा रहा, तो वो नहीं खरीदेगा। बट हम क्या मान के चलेंगे कि वो खरीदेगा जरूर, क्योंकि भाई सस्ते में मिल रहा है तो क्यों नहीं। ठीक है, तो यहां पे शेयर का प्राइस अगर बढ़ गया, जैसे कि 4,000 हो गया या 1,000 हो गया या 500 भी हो गया, तो वो एक्सरसाइज जरूर करेगा। बट अगर वो घट गया तो वो फिर एम्प्लॉय का रिस्क है, एम्प्लॉय को ही ये बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो देखो, ये हमारा ईयर 1 हुआ, ये हमारा शेयर्स के केस नहीं होता, सिर्फ एम्प्लॉइज को, ये एम्प्लॉइज के लिए कंपनी होता है। हाँ, ये कंपनी सिर्फ एम्प्लॉइज को ही देती है ये वाला ऑप्शन कि हम आपको मार्केट रेट से सस्ते पे रेट पे दें। शेयर्स में देती है। हाँ, शेयर्स भी देते हैं, शेयर्स भी देंगे। ओके। हाँ, स्टॉक का मतलब ही होता है, जहां लिखा है ना वर्ड ये स्टॉक, स्टॉक का मतलब ही होता है शेयर। ठीक है, अच्छा। ओके सर। तो देखो, ये जो 3 साल हैं, ये जो पहले 3 साल इसने काम करना है, अगर इसको हम अकाउंटिंग टर्म्स बोलें तो इन 3 सालों को क्या बोलते हैं हम? वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड। ठीक, उसको हम उसके बाद 1 साल और दे रहे हैं कि कभी भी 1 साल में वो पैसे डाल 500 रुपए हर शेयर पे जितने भी हैं वो दे दे और हमसे शेयर खरीद ले। तो ये जो ईयर 4 होता है, जहां पे हम उसको कहते हैं कि आप ले लो, इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड का मतलब जहां पे वो अपना अधिकार, शेयर खरीदने का जो अधिकार है, उस अधिकार को एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक, तो पहला क्या है? वेस्टिंग पीरियड। जरूरी नहीं है कि 3 साल ही हो, ये 2 साल भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, कंपनी के ऊपर है। मैंने तो सिर्फ एग्जांपल लिया है कि 3 साल का, 1 साल, 2 साल, 5 साल भी हो सकता है टाइम। ठीक है, और एक्सरसाइज पीरियड भी जरूरी नहीं है कि ये 1 साल ही हो, 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी, 2 साल भी, डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी है, ये केस टू केस है ये। ठीक, अब कंपनी ने जो शेयर 2000 का था वो 500 रुपए में दिया, तो जो 2000 है इसको तो हम क्या बोलेंगे? करंट मार्केट प्राइस, CMP। और 500 रुपए में जो उनको खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज प्राइस। कि भाई इतने में आप एक्सरसाइज कर सकते हो अपना अधिकार, अपना ऑप्शन। तो इनका जो डिफरेंस है 1500 रुपए, इतना सस्ता मिल रहा है ना, 2000 का शेयर 500 रुपए में मिल रहा है, ये जो सस्ता मिल रहा है इसको क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ठीक है, जितना भी सस्ता मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? वैल्यू ऑफ ऑप्शन। 1500 रुपए क्या है? ये कंपनी तुमसे इतनी मेहनत करवा रही है, तुम्हें देखने से लग रहा है कि 1500 रुपए तो फ्री के हैं, कुछ नहीं है, पर कंपनी अगर तुम एम्प्लॉय मान लो तो तुमसे 1500 की मेहनत करवा रही है, 500 रुपए तुमसे कैश ले रही है, तो कंपनी टोटल में तुमसे 2000 पूरे के पूरे रिकवर कर रही है। तुम्हें देखने से लगे कि हाँ यार सस्ता मिल रहा है ना, कंपनी सोचो ना, 3 साल तुमसे क्या कह रही है? छोड़ के नहीं जा सकते। अगर छोड़ के गए 3 साल से पहले तो तुम्हारे को ये 500 रुपए में खरीदने का अधिकार नहीं मिलेगा, ये लैप्स हो जाएगा। तो क्या हुआ? करवा लिया उन्होंने 1500 का काम, इसलिए ये 2000 का ही पड़ता है, बट दिखता क्या है? कैश में मिल रहा है सिर्फ 500 रुपए में, अदरवाइज पूरे 2000 रुपए ही देने पड़ते हैं। ठीक है, अब आओ हमने इनकी जर्नल एंट्रीज देखनी है। पहले हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज कैसी क्या होंगी इनकी, और जर्नल एंट्रीज करने के बाद हम इनके सवालों पे बढ़ेंगे कि भाई इनकी अकाउंटिंग एक्चुअली में होगी कैसे। ठीक, तो अपने पास हेडिंग डालो जर्नल एंट्रीज।
जर्नल एंट्रीज। अंडरलाइन कर लो, डालो फर्स्ट पॉइंट। ऑन द ग्रांट डेट, ऑन द ग्रांट डेट डैश डाल के लिखो नो एंट्री, नो एंट्री। सेकेंड पॉइंट, एट ईयर एंड, एट ईयर एंड। अंडरलाइन कर लो इसको। सर हाँ, सर दोबारा से। सेकेंड पॉइंट लिखो एट ईयर एंड, अंडरलाइन कर लेना उसको। अब इसके अंदर सब पॉइंट 1 बनाओ। तुमने अपना सेकेंड पॉइंट लिखा होगा, सेकेंड पॉइंट लिखा होगा तुमने एट ईयर एंड। अब इसके नीचे बनाओ सब पॉइंट, ए बना लो, 1 बना लो, जो मर्जी बना लो। लिखो पहली एंट्री लिखो इसमें, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन डेबिट, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अमाउंट में लिखो, जहां ये अमाउंट आएगा ना, अमाउंट क्या लिखेंगे, एक्सपेंस अमाउंट। जो यहाँ अमाउंट आएगा वो क्या होगा, एक्सपेंस का अमाउंट होगा। अभी लिख देखेंगे क्या है वो। नरेशन डाल दो, फॉर एक्सपेंस recognized। सेकेंड पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। नरेशन लिख दो, फॉर एक्सपेंस रिटन ऑफ। थर्ड नहीं, थर्ड हाँ लिख दो, चलो कोई बात नहीं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। सर सेकंड का जो बी पार्ट है ना, उसमें अमाउंट वही सेम सेम अमाउंट आएगा। सेम।
सेकंड पॉइंट खत्म, अब नीचे थर्ड पॉइंट आ रहा है। करें आगे। अब करना सवालों पे बड़े मैं लिख दिया सारा। सर फर्स्ट वाली एंट्री दिखाओ। फर्स्ट वाली एंट्री है लो। सर थर्ड की नहीं, फर्स्ट की, फर्स्ट। अगर ग्रांट डेट की पूछ रही है, ग्रांट डेट पे कोई एंट्री नहीं है, नो एंट्री। नो सर, इससे भी पहले सबसे पहली एंट्री। ये तो रही सबसे पहली, सेकंड पॉइंट में लिखवाई थी, और इससे जो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट था उसकी कोई एंट्री नहीं है। बोल तो रहा डंगर। क्या सर, तो बोलना चाहिए ना। और क्या बोल रहा हूँ नालायक, इतनी देर से बोल रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट सर अगर देखना, ग्रांट डेट है सबके सामने कोई आप एंट्री बोल रहे, नहीं। गलत बात है ना। डंगरों वाली हरकतें किसकी हैं? मेरी है ना नहीं नालायक। सर, मेरी है। फिर चलो, अब हम सवाल देखेंगे एक, और उस सवाल के साथ करेंगे। एक काम करो, एक एग्जाम्पल बनाते हैं। लिखो एक एग्जाम्पल। सर हाँ जो आपने
आपने एग्जाम्पल पिछला दिया था उसमें वो जो 3 इयर्स थे वो वेस्टिंग कंडीशन होगी ना, उसको वेस्टिंग कंडीशन कहते हैं ना। हाँ, 3 साल अगर वो काम 3 साल से जो काम करवा रहे हो वेस्टिंग कंडीशन है, और उस 3 साल को बोलेंगे हम वेस्टिंग पीरियड। 3 साल काम और करना स्वेट condition। शेयर्स हाँ, में वेस्टिंग कंडीशन नहीं होती, इसमें स्वेट इक्विटी शेयर्स में। स्वेट इक्विटी शेयर्स में नहीं होती। स्वेट इक्विटी शेयर्स में कहते हैं, अभी मैं बताऊंगा, स्वेट इक्विटी शेयर्स में कोई जरूरत नहीं होती। उसमें आप डायरेक्टली कंपनी सीधा सीधा दे देती है, उसमें नहीं कहती कि आपको इतना साल काम करना ही पड़ेगा। ओके सर। आ जाओ। अभी डिस्कस करेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स को भी। आ जाओ, लिखो सारे बच्चे, एक एग्जांपल लिखना शुरू करो। ए लिमिटेड। सर हाँ, सर देख लीजिए, स्टूडेंट्स को ना समझा लीजिए, बड़े बदतमीज है। कौन बदतमीज कर रहा है, नालायक? सर ये कौन सा है? रितेश पता नहीं कौन है, क्या हुआ? हंस रहा है फालतू में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो लिखना शुरू करो। ए लिमिटेड ग्रांटेड, ए लिमिटेड ग्रांटेड 15,000 ESOPs. A Limited granted 15,000 ESOPs to various employees, to various employees on 1/4/2016 ले लेते, चलो 1/4/2016। कुछ अब on that date market price of one share is rupees 540, but the exercise price is rupees 240. Employee has a vesting period. Employee has a vesting period of 3 years. Exercise period is 1 year. Face value of share is ₹10. 10 रुपए का फेस वैल्यू हो गया शेयर का। By the end of 31st March 2017, 1,800 ESOPs were cancelled. By 31st March 2018, 1,500 ESOPs were cancelled. And by 31st March 19, 3,000 ESOPs
वर कैंसल्ड। Actual options exercised were rupees 7,500. All the remaining ESOPs lapsed. Journalize the entire transaction. Journalize the entire transaction. जल्दी से चिपका लो। सर हो गया। चलो आई थिंक सभी का हो गया होगा। किसी का नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूं और उस टाइमलाइन पे इसको डालते हैं और वहां से समझते हैं। लो, हमारा क्वेश्चन कह रहा था, कहता कंपनी ने 15,000 ईसॉप्स दिए हैं अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को 1/4/2016 पे। उस दिन ऑन दैट डेट मार्केट प्राइस इज 540 बट द एक्सरसाइज प्राइस इज 240 एंड द एम्प्लॉय हैज अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ 3 years। मतलब ही हैज टू वर्क फॉर द नेक्स्ट 3 years। कंपनी के पास 3 साल काम नहीं करेगा तो कंपनी उसको ईसॉप्स नहीं देगी। एक्सरसाइज पीरियड इज 1 year, मतलब विद इन 1 year ही हैज टू पे फॉर दैट शेयर एंड गेट देम। बट ये कब? एक वेस्टिंग पीरियड के बाद, आफ्टर वेस्टिंग पीरियड। ठीक, अब एक बार जरा इसको टाइमलाइन पर डालें तो 1/4/2016 यहां पे कंपनी ने एम्प्लॉयज को कितने दिए? 15,000 ईसॉप्स। यानी कि उनको एक सपना दिखाया, एक ड्रीम दिखाया कि भाई हम तुम्हें सस्ता देंगे शेयर। जो शेयर 540 का है 240 में देंगे। तो ईसॉप्स कितने दिए? 15,000 ईसॉप्स दिए। ठीक, इस दिन कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस थी 540, उस शेयर की एक्सरसाइज प्राइस थी 240। तो कितना सस्ता दे रहे हैं? 300 रुपए सस्ता दे रहे हैं। इस 300 क्या बोलते हैं हम? वैल्यू ऑफ ऑप्शन। जितना सस्ता देते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और कंपनी ने क्या कहा? 3 साल काम करना। मतलब ये यहां से यहां तक 3 साल जो हैं ये क्या है? हमारे वेस्टिंग पीरियड। और 1 साल जो है ये है हमारा एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड में उसको शेयर्स के पैसे पे करने पड़ेंगे। एक्सरसाइज पीरियड में पैसे पे करने हैं। ठीक, तो 3 साल मार्क कर देते हैं जरा। 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20। ठीक, डायग्राम में बनाते रहो साथ साथ, सबको बनाना है। ये नहीं है कि मैं ही बनाऊंगा, सब साथ साथ बनाओ। एग्जाम में अगर ये बना के आए तो तुम्हारे को इजी हो जाएगा सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो ये एग्जाम में बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे। और अभी भी साथ साथ बनाना है हमने।
ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपए। ये जो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए दी है, ये हमारे अभी किसी काम की नहीं है, ये जर्नल एंट्रीज में काम आएगी। आगे क्या कह रहा है, बाय द एंड ऑफ 31st March 17, 1800 ईसॉप्स वर कैंसल्ड। 1800 ईसॉप्स कैंसल हो गए। कैंसल हो गए के मतलब एम्प्लॉयज या तो छोड़ के चले गए, तभी तो कैंसिल होंगे। तो कितने कम हो गए, 1800 ईसॉप्स कैंसिल हो गए। तो 15,000 में से अगर 1800 कम हो गए तो कितने बचे, 13,200 ईसॉप्स अभी भी बच रहे हैं। ठीक, अच्छा आगे क्या कह रहा है, फिर सवाल ने बोला बाय 31st March 18, 1500 ईसॉप्स वर कैंसल्ड एंड बाय 31st March 19, 3000 ईसॉप्स वर कैंसल्ड। आओ इसको भी डाल दे। तो 31st March 18 तक 1500 ईसॉप्स और खत्म हो गए, तो कितने बच गए, 13,200 माइनस दिस, कितना कितना आ गया, 13,200 माइनस दिस 12, आई थिंक 11,700, हाँ 11,700 ईसॉप्स अभी भी बच रहे हैं। और इसके बाद उसने क्या कहा, कहता है कि भाई 3,000 ईसॉप्स 31st March 19 पे खत्म हो गए। जो 3,000 अगर यहां खत्म हो गए तो कितने बच गए, 8,700 ईसॉप्स बच जाते हैं। तो मतलब 3 साल में 15,000 ईसॉप्स घट के 8,700 के ही रह गए। जो ईसॉप्स 15,000 इशू करे थे कंपनी ने, 3 साल बाद वो बेचारे इतने ही रह गए। मतलब एम्प्लॉयज नौकरी छोड़ के गए हैं। चलो कोई बात नहीं, नौकरी छोड़ दी। अच्छा एक चीज और लिखी है, कह रहा है एक्चुअल ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड वर 7,500। सॉरी ये मैंने रुपीज लिख दिया, ये गलती से रुपीज लिख दिया, इसको रुपीज को काट देना। हाँ, एक्चुअल ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड वर 7,500। मतलब यहां पे 3 साल के बाद अब आपको पैसे चुकाने हैं, तो पैसे कितनों ने चुकाए, 7,500 ने तो एक्सरसाइज कर लिया, मतलब पैसे दे दिए, बट कितने रह गए, 1,200 रह गए। उन 1,200 के लिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा ऑल द रिमेनिंग ईसॉप्स, जो बच गए थे ईसॉप्स वो लैप्स कर गए, मतलब वो खत्म हो गए। तो द रिमेनिंग 1,200 हैव लैप्स्ड, पैसे नहीं दिए। अगर 1 साल में पैसे नहीं चुकाओगे तो कंपनी फिर वो ऑप्शन तुम्हारे से वापस ले लेगी और खत्म हो जाएगा। 1 साल के बाद नहीं ले सकते पैसे देके दोबारा। ठीक, इस डायग्राम को पहले एक बार बना लो। ये लो, मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है ताकि तुम्हें डायग्राम इजीली दिख जाए। 8,700 में से सिर्फ इतने ही बचते हैं। सर हो गया। चलो अब देखते हैं, हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। सवाल ने कहा था कि सारी ट्रांजैक्शंस की, एंटायर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करके दिखानी है। तो देखो 1/4/2016 पे हम या कंपनी सपना दिखा रही है, तो बताओ सपना दिखाने की कोई एंट्री होनी चाहिए क्या। एक कंपनी किसी को सपना दिखा रही है, इंप्लॉइज को सपना दिखाने की कोई एंट्री करे, बोलो बोलो, सपना दिखाने की कोई एंट्री करे। नो सर। नो सर। क्या हो रहा है ये, यहाँ पे चैट बॉक्स में बड़ी बातें चल रही, क्या हो गया, कोई बता दो। सर फुल हिमांशु की।
फोन है या लैपटॉप, कंटेंट व्यू का ऑप्शन। अच्छा चलो कर लो, तुम अपनी चिट चैट कर लो। हाँ सर वो एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी, अच्छा, वीडियो नहीं दिख रही थी शायद से, जूम नहीं हो सब पा रहा था मतलब। सबको दिख रहा है ना वीडियो? किसी को नहीं दिख रहा हो तो एक बार बंद करके, मतलब कॉल डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करना, दिख जाएगा। तो 1/4/2016 पे हम सपना दिखा रहे हैं, तो 1/4/2016 पे नो एंट्री लिखो, साथ साथ करो, नो एंट्री फॉर ग्रांट ऑफ ऑप्शंस। सबको करना है ये, स्पेशली उनको जिनका आने वाले मई में पेपर है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कमिंग मई में एग्जाम है। सब ये पूरा तो करना ही है तुम लोगों को। तो 31 मार्च 2017 पे आते हैं। हमने 31 मार्च 2017 पे यानी कि पहले साल की अकाउंटिंग करनी है। अब पहले साल की एंट्री देखो कैसे, पर एंट्री तो छोड़ो, पहले अमाउंट देखो कैसे निकलेगा। मैंने तुमसे क्या कहा था, जैसे इस एग्जांपल में देखो, मैंने कहा था कंपनी 2000 का शेयर तुमसे कहती है मैं 500 में दूंगी और 1500 का तुम्हारे को मैं फ्री में कर दूंगी। कोई फ्री में नहीं देती, कंपनी तुमसे क्या करवा रही है, मेहनत करवा रही है। और एक चीज सोचो, अगर तुम कंपनी में मेहनत करते हो तो कंपनी उस मेहनत के लिए क्या कहती है, सैलरी ले लेना, है ना। कंपनी तुमसे क्या कहती है, उस पैसे की सैलरी ले लेना। तो अगर मैं सैलरी की नॉर्मल एंट्री बनाऊं तो कंपनी तुम्हें सैलरी पे कर रही है, तो एंट्री क्या करती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। करेक्ट। तुमने मेहनत करी तो मेहनत कर तुम्हें पैसे मिलने चाहिए, तो पैसे, सैलरी की एंट्री क्या, सैलरी डेबिट टू बैंक। और इस सैलरी को जब कंपनी अपना एक्सपेंस बुक करेगी तो कहां डालेगी, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री क्या करेगी कंपनी, P&L डेबिट टू बैंक। करेक्ट। तुम मेहनत कर रहे हो, तुमसे वो फ्री में नहीं कुछ दे रहे तुम्हें, मेहनत के पैसे, तो सैलरी डेबिट टू बैंक, सॉरी, और एंट्री दूसरी P&L डेबिट टू सैलरी, गलती से बैंक लिख दिया मैंने। अब मैं कहता हूं कि कंपनी मान लो ये सैलरी अगर पे करे तो ये एंट्री होती है। अगर कंपनी सैलरी पे करना भूल जाए या कंपनी ने सैलरी पे नहीं करी तो क्या एंट्री बनेगी, पे करनी है बट अभी पे नहीं करी, तो एंट्री क्या बननी चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। बिल्कुल बढ़िया तन्नू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तुम्हें अभी पैसे नहीं मिलेंगे, इस मेहनत का फल अभी नहीं मिल रहा, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी चल रही है तुम्हारी। ठीक, यहां पे भी हम जो एंट्री करेंगे वो एंट्री कुछ ऐसी सी ही होगी, बस मैं उनका नाम बदल दूंगा। ठीक है, नाम क्या रखूंगा, आओ तुम्हें पहले मैं एंट्री लिख के दिखा रहा हूं। 31 मार्च 17 कंपनी एंट्री क्या करेगी, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। हमने एंट्री क्या देखी थी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या होती है, सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। करेक्ट। सैलरी जो है ये क्या है, तुम्हारी मेहनत है, जो तुम्हें मेहनत का पैसा मिलना चाहिए, एम्प्लॉयज की मेहनत का पैसा। इस सैलरी का नाम सैलरी से चेंज करके क्या रख दिया, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। ठीक है। और ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसका मतलब क्या है, अभी पैसे नहीं दिए, पैसे देंगे, अभी दिए नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह पे क्या नाम रख दिया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तुम्हें शेयर मिलेगा, अभी शेयर मिला नहीं है, शेयर मिलेगा, इसलिए उन्होंने ये लायबिलिटी बुक कर ली एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के नाम से। ठीक है। तो काम क्या किया, मेहनत वाली एंट्री ही करी, बस
उसका नाम बदल के रख दिया एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या है, एक तरीके से समझ लो कंपनी की लायबिलिटी है जो तुम्हारी तरफ है, और ये तुम्हारी मेहनत का पैसा। अब ये पैसा अमाउंट कैसे निकालें, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये निकाले कैसे, इसका एक फॉर्मूला है। देखो हम सिर्फ यहीं पे फोकस करेंगे। चलो मैं इसको दूसरा कलर ले लेता हूं। हमारा ध्यान सिर्फ इधर होना चाहिए, और मान के चलो तुम 31 मार्च 2017 में हो। अपने आप को इमेजिन करो तुम कहां हो, 31 मार्च 2017 में हो, और तुम्हें आगे की कंडीशंस चीजें नहीं पता, ठीक है, तुम्हें आगे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आज 31 मार्च 17 है हमारे लिए, ठीक। हमें क्या दिख रहा है, हमें 31 मार्च 17 पे दिख रहा है कि हमने 15,000 ईसॉप्स दिए तो थे, बट 1800 भाग गए, इंप्लॉइज चले गए, तो 1800 तो हमें किसी को अब देने नहीं है। तो कितने देने 31 मार्च 17 पे, 13,200, है ना। 1 अप्रैल पे तो कुछ नहीं करना, 31 मार्च 17 पे करना है। तो 31 मार्च 17 की सिचुएशन देखें तो हमें क्या दिख रहा है, हम मान के चलेंगे कि भाई आगे के 2 साल जो बच रहे हैं इनमें 13,200 ईसॉप्स के लिए हमने अकाउंटिंग करनी है। तो 13,200 का ही तो अमाउंट कैलकुलेट करना है, करेक्ट। तो 500 रुपए, तो ये जो 300 रुपए तुम्हारे को दिख रहे हैं, ये 300 रुपए क्या है, ये तुम्हारी मेहनत है। यही मेहनत है जो कंपनी तुमसे 3 साल में लेगी, है ना, क्योंकि 240 के तो पैसे ले लेंगे और पूरे 540 रिकवर कर लेंगे। तो हमें ये जो 300 रुपए हैं इस मेहनत की कैलकुलेशन निकालनी है, ठीक। तो देखो फॉर्मूला हमने बनाया था, एक लिखा हुआ था, कहां गया वो फॉर्मूला, ये रहा। तो देखो हमारे को इस फॉर्मूला से ऑप्शन एक्सपेंस निकालना है पहले साल का। तो देखो पहले साल में कितने एक्सपेक्टेड ऑप्शंस हैं जो अवेल करेंगे, पहले साल के एंड पे देखो, पहले साल के एंड पे 13,200 है। तो ये कैसे निकला 13,200, 15,000 में से 1800 माइनस कर दिया ना, तो एक्सपेक्टेड ऑप्शंस टू बी अवेल्ड इज 15,000 माइनस 1200। इतने एक्सपेक्टेड ऑप्शंस हैं, यानी कि 13,000, 1200 1800 सॉरी 1800, हाँ 13,200 तुम्हारा यहां से आ जाता है। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब कितनी मेहनत करवा रहे हैं, मेहनत कितनी करवा रहे हैं वो तुमसे, 300 रुपए की मेहनत करवा रहे हैं ना, तो लो इंटू 300, तो 13,200 हो गया। ये 13,200 जो एम्प्लॉइज हैं वो 300 रुपए की मेहनत करेंगे, पर ये मेहनत कितने साल करेंगे, 3 साल करेंगे, है ना। तो डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 1 साल में कितना होना चाहिए। ऐसे देखो हमने 300 रुपए की मेहनत करवानी है तो 3 साल में करवानी है ना, तो 1 साल में कितना, 300 को डिवाइड करोगे 3 से, ये एक शेयर पे है 300 रुपए, तो 13,200 शेयर्स पे कितनी, 13,200 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू, तो इतनी तो मेहनत हो गई, और डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 3 साल की मेहनत इतनी होनी चाहिए। अब हम किस साल का निकाल रहे हैं, पहले निकाल रहे हैं हम फर्स्ट ईयर का। तो एक्सपायर्ड पीरियड कितना हुआ, कितना पीरियड एक्सपायर हो गया, 1 साल, तो 1 साल यहां आ गया, और वेस्टिंग पीरियड 3 साल, तो 3 साल का डिवाइड करके आ गया 1 साल का इंटू 1, मतलब पहले साल के बाद कितना होना चाहिए, और माइनस कर देंगे एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितना, अभी तक हमने कितना एक्सपेंस बुक कर दिया है, हमने अभी तक कुछ भी बुक नहीं किया, 0 बुक किया, तो माइनस 0। तो 13,200 ईसॉप्स पे 300 रुपए की मेहनत करवानी है, तो टोटल मेहनत हो गई है
और टोटल मैंने दिया 3 साल किया तो डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो भाई 1 साल की मेहनत आ गई। और कितने साल एक्सपायर हुए हैं अभी, पहले ही साल एक्सपायर हुआ तो 1 साल से मल्टीप्लाई कर दिया, और अभी तक कोई एक्सपेंस बुक नहीं किया तो -0। मैंने बहुत बड़ा कर दिया, इसको लो इंटू 1 -0, तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो, कोई निकालो जल्दी से। 13,200 13,20,000 13 लाख 20,000 20,000। ठीक है, तो ये हमारा पहले साल हो गया। पहला साल कौन सा था हमारा, आई थिंक 16-17 था ना, पहला ईयर शायद 16-17 था। तो 16-17 का जो एक्सपेंस आ गया वो आ गया 13,20,000। हाँ 16-17 ये, तो यहाँ आ जाएगी एंट्री में, लिख दो 13,20,000, 13,20,000। और ये कैलकुलेशन दिखा दो, कैलकुलेशन अलग रखना, ये लो कॉपी कर लो ये कैलकुलेशन। चले आगे। तो कंपनी ने वो सैलरी वाली एंट्री करी, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, पर ये सैलरी को आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो डालेंगे। तो 31 मार्च 17 पे कंपनी नेक्स्ट एंट्री क्या करेगी, कंपनी कहेगी इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, P&L डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। $13,20,000, 13,20,000। जर्नल एंट्री की नरेशन मैंने लिखवा दी है, तो वो लिख लेना, नरेशन लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। सर इसमें नरेशन नहीं लिखना? लिखना Yes. है, मैंने नहीं लिखा है। हाँ तनु बोलो। अगर नरेशन ना लिखें तो मतलब कितने मार्क्स कट जाएंगे? 1 नंबर। पूरे क्वेश्चन में से या फिर मतलब पर्टिकुलर एंट्री बता रहे हैं? पर्टिकुलर एंट्री, हर एक एंट्री के लिए। सर इतने मार्क्स गवाने से अच्छा है कि लिख ही दे कुछ ना कुछ। हमें गवाने के लिए कुछ स्कोप नहीं है हमारे पास, हमने हर एक नंबर के लिए जहां फ्री में मिल रहे हैं, नरेशन लिखने से मिल सकते हैं, या यूं कहो बच सकते हैं, मिलेंगे नहीं लिखने के बट कट जाएंगे। तो जहां लिखने से बच रहे हैं तो क्यों हम अपने नंबर कटवाएं। चलो आगे देख रहे हैं अब आओ, अब हम सेकेंड ईयर पे बढ़ रहे हैं। अब इमेजिन करो तुम कहाँ हो, 31 मार्च 18 पे हो, और तुम्हें सिर्फ यहीं तक का स्टेटस पता है, तुम्हें आगे वाला स्टेटस जो ये 3,000 का खत्म हो गया है, ये वाला स्टेटस तुम्हें नहीं पता। तो तुम जब 31 मार्च 18 पे हो तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि हमने 15,000 से शुरुआत करी थी, 1,800 पिछले साल खत्म हो गए, और इस साल 1,500 और खत्म हो गए। ओ माय गॉड, तो कितने बचते हैं, सिर्फ 11,700। तो अब क्या देख रही है कंपनी, कहती है शुरुआत कहां से करी थी कहां पहुंची, अब 11,700 ही कंपनी एक्सपेक्ट करेगी। क्या कंपनी करेगी, एक्सपेक्ट करेगी कि भाई 31 मार्च 19 तक 11,700 ईसॉप्स की हमारी वो रहेगी, वेस्टिंग रहेगी। तो 11,700 के हिसाब से वो अकाउंटिंग करेगी। कैसे आया 11,700, 15,000 में से 1,800 हटा दिया और 1,500 हटा दिया,
तो वो 11,700 के हिसाब से खर्चा बुक करेगी। तो आओ कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला मैंने ऊपर रखा है। तो देखो 17-18 में क्या होगा, 13,200 तो पहले था, उसमें से और कितने खत्म हो गए, 1,500 और चले गए। तो भाई हमारे 11,700 ही बच जाते हैं। और 11,700 से कितनी मेहनत करवानी है, मेहनत की क्या वैल्यू है, 300 रुपए की वैल्यू है। और ये कितने साल का है टोटल, 3 साल का। एक्सपायर कितना हो गया पीरियड, 2 साल एक्सपायर हो गए। और हमने अभी तक एक्सपेंस कितना बुक कर दिया है, 13,20,000 का। तो वो हमने माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ जाएगा। अभी पहले इसको मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया है, समझा रहा हूं। पहले इसका अमाउंट निकाल के बताओ मुझे। पहले मुझे सिर्फ एक काम करो, 10,20,000। हाँ पहले मुझे सिर्फ एक इतने का आंसर निकाल के बताओ। जितने को मैंने बॉक्स में डाला है इतने का आंसर निकालो। सर 23,40,000। 23,40,000 आ रहा है ये। इसमें से हमने माइनस किया 13,20,000, तो आंसर जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 10,20,000। ठीक पहले ये इतने को कॉपी कर लो, ये मत कॉपी करना। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको मत कॉपी करना। तुम ये फॉर्मूला माइनस और ये कर दो 10,20,000 तक, यहाँ पूरा तक कर लो। ये नीचे वाला मत कॉपी करना। करें, समझे? यस सर। आ जाओ 23,40,000 ना। देखो वहां पे जो मैंने 23,40,000 लिखा है, वो 23,40,000 क्या है, यहां से लेके यहां तक ये जो 2 साल हैं, इन 2 सालों का टोटल जो एक्सपेंस है वो है 23,40,000, जिसमें से हमने पीछे बुक कर लिया था 13,20,000। अगर 2 सालों का टोटल में है 23,40,000 और पहले साल का है 13,20,000, तो सेकेंड ईयर का कितना होगा बताओ। पहले 2 साल का 23,40,000 है और उनमें पहले साल का इतना है, तो सेकेंड ईयर का कितना होगा, 10,20,000। माइनस करके ही आएगा। तो देखो क्या हुआ, ये हमने 23,40,000 जो निकाला वो क्या था, ये 2 सालों का था टोटल में। दिस इज क्यूमुलेटिव, दिस इज क्यूमुलेटिव कि 2 साल का 2 साल का है 23,40,000, जिसमें से पहले साल का 13,20,000 है, वो माइनस करा तो आया भाई सेकेंड ईयर में 10,20,000 हमारा आंसर आया। ठीक है, तो जितने भी हमारे ये हुए ना कम, देखो अगर तुम देखो 1,800 यहां कम हुए, 1,500 यहां कम हुए, तो वो कम होने के बाद 11,700 वालों का जो बचता है, हमारे कितने बच रहे हैं ईसॉप्स, 11,700 बच रहे हैं। 11,700 का जो एक्सपेंस 2 साल का होना चाहिए वो 23,40,000 है, और 23,40,000 में से 13,20,000 हम पहले बुक कर चुके हैं, तो जो बच जाते हैं वो 10,20,000 बच जाते हैं, जो हमें इस साल बुक करने चाहिए।
किसको ये बात नहीं समझ में आई पूछो, और क्या नहीं आया समझ? किसको नहीं आया समझ पूछो। सर हाँ, हमने फिर यहाँ पे 2 सालों का निकाला ही क्यों है? 1 साल का भी तो निकाल सकता है। नहीं, ध्यान से देखना, जो पीछे बुक किया था ना वो 13,200 वाला बुक किया था। ये कितनों के लिए किया था? 13,200 ईसॉप्स की 300 मेहनत। पर यहां कितने की बुक हो रही है? 11,700 ईसॉप्स पे 300 रुपए की मेहनत। तो क्या हो रहा है, यहां पे एक्स्ट्रा है, कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा है, 1500 एक्स्ट्रा है। इसलिए वो जो 1500 एक्स्ट्रा हमने यहां बुक कर दिए ना, 1500 एक्स्ट्रा जो बुक कर दिए वो इस साल हमने कम कर दिए और कहा कि भाई इतना उतने से कम करेंगे। और इसके अंदर अगर तुम यहां देखो, जो 13,20,000 है इसके अंदर क्या है, कुछ तो है 11,700 वाले और कुछ जो है वो 1500 वाले हैं जो चले गए। तो 1500 वाले का एडजस्टमेंट हमने यहां कर दिया कि 1500 वालों के लिए जो बुक करा था ना वो इस बार जो बुक करना है उसमें से कम कर देंगे। आया बात समझ? क्या हुआ तनु, ये हमने 11,700 एम्प्लॉय, ये जो Yes, 13,20,000 है आ गया। दिस इज फॉर 2 पीपल। जिस चीज को नहीं आया मैं दोबारा समझा रहा हूँ। 13,200 जो है ये 2 लोगों के लिए है, जिसमें करंट ईयर के 11,700 तो है ही, करंट ईयर मतलब ये वाला करंट ईयर, और जो 1500 छोड़ गए सेकेंड ईयर में उसमें भी वो भी खर्चा आ रहा है इसके अंदर। तो हम क्या कह रहे हैं, ये जो 1500 छोड़ के चले गए इनका एक्स्ट्रा बन गया ना, इनका बनाना नहीं चाहिए था, हमें पता नहीं था सेकेंड ईयर में कितना छोड़ के जाएंगे। तो सेकेंड ईयर में हमने क्या किया, ये जो 1500 वालों का एक्स्ट्रा खर्चा बुक कर दिया ना, करा था यहाँ पे, हमने क्या बोला, जब सेकेंड ईयर में खर्चा बनाएंगे ना उतना कम बना लेंगे जो 1500 का एक्स्ट्रा बना दिया था, ताकि क्या हो कि भाई जितना 11,700 के लिए सेकेंड ईयर में बनाना चाहिए उतना ही बन जाए। किसको ये बात नहीं आई समझ? बोलो, कोई डाउट है तो पूछो। नहीं तो आगे करते सवाल। हमारी नेक्स्ट ईयर पे एंट्री फिर से सेम होगी बट अमाउंट इस बार अलग होंगे। तो आओ नेक्स्ट डेट डालो अगली, 31 मार्च 2018। एंट्री क्या चलेगी, यही एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन 10,20,000। और 31 मार्च 18 पे P&L में फिर से यही 10,20,000, 10,20,000। चले आगे। यस सर। चलो नेक्स्ट, आगे हमारा 1 साल और रहता है, इसमें 3,000 ईसॉप्स खत्म हो गए। वेस्टिंग पीरियड में 1 साल और रहता है, 3,000 ईसॉप्स खत्म हो गए, बच गए 8,700। तो 8,700 की अकाउंटिंग करनी है। आ जाओ पहले उसका अमाउंट निकालेंगे। 17-18 के बाद 18-19, तो कितने बच जाते हैं? 8,700 बच जाते हैं ना। तो कैसे निकला, 11,700 में से 3,000 जो इस साल वाले हैं वो खत्म हो गए। इन लोगों की मेहनत 300 रुपए के हिसाब से कितनी, ये टोटल 3 साल की मेहनत और एक्सपायर्ड पीरियड भी अब 3 साल हो गया। और माइनस कर देंगे जो पीछे के 2 साल का एक्सपेंस है, तो पीछे के 2 साल का एक्सपेंस 23,40,000 रुपए क्यूमुलेटिव ऐड करके डालेंगे। 13,40,000 ये वाला प्लस ये वाला, तो वो टोटल करके यहाँ आएगा।
पहले कोई मुझे इसका आंसर निकल के दिखाओ जो मैंने बड़े ब्रैकेट्स में डाला है। इन बड़े सर ब्रैकेट 26,000 नहीं, जो बड़े ब्रैकेट्स में डाला उसका क्या टोटल आ रहा है? 26,10,000 26,10,000 माइनस करा इसमें से 23,40,000, 2,70,000। 2,70,000। इस पोर्शन को मत कॉपी करना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। जो ऊपर वाला है फॉर्मूला और उसके साथ आंसर, उसको कॉपी कर लो। इस पोर्शन को मत करना कॉपी। करें? यस सर। अब आओ, जो हमारा 3 साल का पीरियड है, उस पूरे 3 साल के पीरियड का जो खर्चा है, पूरे 3 साल का जो वेस्टिंग है, वो खर्चा 26 लाख कितना 10,000 है ना, 26,10,000 है हमारा जो 3 साल का खर्चा होना चाहिए, जिसमें से हम पीछे 23,40,000 बुक कर चुके हैं। तो इस साल कितना रह जाएगा? 2,70,000। पीछे के पूरे 3 साल का अमाउंट निकाला मैंने, देखो यहाँ पे फॉर्मूले में पूरे 3 साल का 26,10,000, जिसमें से पीछे 2 साल हम इतना बुक कर चुके हैं, तो थर्ड ईयर का कितना वो माइनस करके आ गया 2,70,000। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो तीसरे साल में फिर सेम एंट्री होगी। आ जाओ, नेक्स्ट लिखना है, ये मत कहना कि हमने लिख लिया है पीछे वाला, उसी में ही ओब्लिक करके लिख लेंगे। नहीं, नालायकों वाली हरकतें नहीं करनी है, मेहनत करनी है हमने। बिना मेहनत के पास नहीं हो सकता कोई बच्चा। कुछ बच्चे कह रहे सर कितना बढ़िया है ना आपका, आपके पास इरेजर है, मिटाओ अगले पे बढ़ जाओ। हाँ भाई, एडवांटेज तो है, बट वो एडवांटेज तुम्हारे को नहीं लेना है। कभी कहो हमें भी दे दो एडवांटेज ये वाला। ये 2 एंट्री हो जाती है, जल्दी करो। अब एक काम करो, हम लोगों ने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ये बार बार क्रेडिट किया है ना। 3 साल की जर्नल एंट्रीज में हमने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बार बार क्रेडिट किया है। मुझे जरा इसका टोटल देख के बताना कितना आ रहा है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का टोटल कितना आ रहा है 3 साल का? 26,10,000। 26,10,000। अगर तुम देखो तो 26,10,000 क्या था जो मैंने यहाँ निकाला था कि भाई 3 साल का क्या ऑप्शन एक्सपेंस का अमाउंट कितना है। तो ये जो 26,10,000 है ना, ये पता है क्या है? ये एम्प्लॉय की मेहनत आ गई। उन 8,700 ये जो एम्प्लॉयज अब बच रहे हैं, जो 8,700 एम्प्लॉय बच रहे हैं, इनकी जो मेहनत है 3 साल की, उस मेहनत की वैल्यू क्या आ गई? 26,10,000। तो कंपनी ने उनसे 3 साल मेहनत करवा ली, तो क्या हुआ? मेहनत करवा ली। अब क्या कंपनी लेगी उनसे? कंपनी लेगी अब उनसे कैश। कितना? 240 रुपए हर एक शेयर के लिए। ठीक, अब 8,700 ईसॉप्स पे लेना है, बट जरूरी नहीं है हर एम्प्लॉय खरीदे। किसी एम्प्लॉय के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, वो नहीं खरीदना चाहता। तो क्या हुआ? 7,500 ईसॉप्स पे तो एक्सरसाइज हो गया, पर जो 12,000 ईसॉप्स हैं ये लैप्स कर गए। मतलब 1200 जो ईसॉप्स हैं, इनकी मेहनत बेकार हो गई। पर जो 7,500 वाले हैं, इन्होंने क्या कहा? ले लो हमसे पैसे। कितने पैसे ले लो? 240 रुपए ले लो हर एक ईसॉप के लिए, और हमें शेयर दे दो। तो ठीक है भाई, आओ अब उनको शेयर देंगे।
तो 31 मार्च 2020 नेक्स्ट ईयर पहले क्या करेंगे, उनसे पैसे लेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ESO, वही जो ऊपर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो ऊपर हमने क्रेडिट किया है उसी को क्रेडिट करेंगे। बट कितना, 7,500 लोगों ने ही लिया, और 7,500 ESOPs पे कितने रुपए मिलेंगे, हर एक शेयर के लिए 240। तो 7,500 इंटू 240 करना कितना हो गया, 7,500 इंटू 240 18 लाख। 18 लाख। 18 लाख। हमने उनसे 18 लाख रुपए पैसे भी ले लिए। तो आओ अब इधर से इधर धीरे, और थोड़ा सा मैं इजी करके समझा रहा हूं। 8700 ESOPs थे, ठीक। 8700 ESOPs में से मैं थोड़ा सा साफ कर दूं ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन कुछ ना दिखे साइड में होता हुआ। 8700 ESOPs में से दो हिस्से हुए, 7500 ESOPs एक और 1200 ESOPs एक। अब आओ पहले इनको देखते हैं। 7500 ESOPs जो हैं इनसे हमने मेहनत का पैसा भी ले लिया, मतलब मेहनत भी करवा ली, और इनसे हमने कैश भी ले लिया, करेक्ट। तो मेहनत कितने की करवाई, 300 रुपए की, और कैश कितना ले लिया, 240 रुपए, ठीक। जो ये 1200 ESOPs हैं इनसे हमने क्या रिकवर कर लिया, इनसे हमने मेहनत के पैसे रिकवर कर लिए 300 रुपए। बट क्या इनसे कैश रिकवर हुआ, क्या इन 1200 से कैश रिकवर हुआ, नहीं। नहीं, इनसे कुछ नहीं रिकवर हुआ, ठीक है। अब हम पहले इनका काम कर रहे हैं। क्या हमने मेहनत की एंट्रीज कर ली हैं, बोलो, इन 7500 की मेहनत की एंट्रीज क्या हमने कर ली हैं, पीछे की 3 साल में हमने मेहनत कर ली। क्या इनसे पैसे रिसीव होने की एंट्री कर ली है, यस सर। तो अब क्या करें, जब उनसे सारा पैसा आ गया, पैसा भी आ गया, मेहनत भी आ गई, तो अब क्या करें, उनको शेयर दे दें। तो मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी जब तुम पे करते हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी जब तुम पे करते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करने की एंट्री, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पर यहां पे मैंने क्या बोला था, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये किस नाम से रिप्रेजेंट हो रही है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रही है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन डेबिट। क्या एम्प्लॉय को हम कैश दे रहे हैं कि शेयर दे रहे हैं, एम्प्लॉय को कैश दे रहे हैं कि शेयर, शेयर। तो लो, कैश नहीं देंगे, शेयर कैपिटल आ जाएगा। और क्योंकि ये शेयर सिर्फ 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला है, बाकी के जो 530 रुपए हैं वो तो प्रीमियम के हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, करेक्ट। तो ये एंट्री बनेगी हमारी, मैं इधर ले आता हूं इसको, ये एंट्री इधर आ गई। सर हाँ सर प्रीमियम कैसे निकाला? क्या कैसे निकाला, प्रीमियम अभी बता रहा हूं। 31 मार्च 20 देखो, हमने टोटल शेयर कितने का देना है, मार्केट प्राइस 540 है ना, 300 रुपए की मेहनत, 240 रुपए के पैसे, तो 540 रुपए का हुआ ना एक शेयर। तो मार्केट प्राइस पे इशू करती है कंपनी शेयर,
तो 540 में 10 रुपए फेस वैल्यू, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया? 530। ठीक, तो एंट्री बनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसका अमाउंट देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। हमने एम्प्लॉय से मेहनत ली थी और कैश लिया था। ध्यान से देखना, मेहनत ली तो ये एंट्री करी थी और मेहनत का पैसा डाला कहां था? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में। ठीक, और जब पैसे लिए तो पैसे भी कहां डाले? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में। ध्यान से दिख रहा है, जब मेहनत करवाई तो मेहनत वाला जो पैसा है कहां डाला? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में। और जब उससे एक्चुअल में पैसा रिकवर किया तो वो भी कहां डाला है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में ही डाला है। तो ये पूरा का पूरा पैसा, ये जो 540 रुपए हैं, ये पूरे पूरे कहां डाल दिए थे हमने? ESO में। तो 7,500 ESOPs का 540 ESO से निकाल दो। तो यहां डालो 7,500 इंटू 540, क्योंकि वो पूरा का पूरा ESO में पड़ा है, हम उसको निकाल के अब शेयर कैपिटल और प्रीमियम में बना रहे हैं। तो कितना आ रहा है? 7,500 इंटू 540, 7,500 इंटू 540, Sir, 40,50,000. ओके, 40,50,000। ठीक, शेयर कैपिटल में क्या आएगा? फेस वैल्यू, तो 7,500 ESOPs पे 10 रुपए, यानी कि 75,000। और जो प्रीमियम है 7,500 शेयर्स का 530 रुपए, तो प्रीमियम आ जाएगा। तो 75,000 इसमें से माइनस कर दूं तो 39,75,000 आना चाहिए माइनस करने के बाद। हाँ, 39,75,000 ही आना चाहिए। हाँ, 39,75,000। किसको ये एंट्री समझ नहीं आई? पूछो, किस किस को इसमें दिक्कत आई है? पूछो। सर, प्रीमियम का क्या मतलब हुआ कि उसने 10 वाला शेयर कंपनी ने 530 में इशू करा है एम्प्लॉइज को? हाँ, 530 रुपए के प्रीमियम पे इशू करा है। ठीक। चले आगे, एक एंट्री और रह गई, बस लास्ट एंट्री रह गई हमारी। आओ लास्ट एंट्री जल्दी से देख लें क्या है। हमने 7,500 वालों का तो काम कर दिया पूरा, ये 1200 बच गए। ये 1200 वालों से पूछा कि भैया शेयर लोगे? वो कहते देखेंगे देखेंगे देखेंगे। करते करते 1 साल निकल गया और उन्होंने शेयर नहीं लिए, तो क्या करें? अब उनको शेयर नहीं मिलेंगे, पर उनकी मेहनत का पैसा डाल तो अकाउंट तो उसी एंट्री तो कर दी हमने, उनके मेहनत के पैसे की। उनके मेहनत के पैसे की कहाँ डाली एंट्री हमने? ESO में। जैसे यहाँ मेहनत करी थी तो यहाँ मेहनत का पैसा कहाँ डाला था? ESO में। तो इस मेहनत का पैसा भी कहाँ डाला होगा? ESO में डाला। यानी कि हमने ये जो मेहनत का पैसा है, इस मेहनत को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रखा है ना। ये जो मेहनत करी एम्प्लॉय ने, इसको हमने देखो P&L को इसमें एक्सपेंसेस में डालते चले गए, P&L टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, और एक्सपेंस दिखाते चले गए कि सैलरी 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 के नाम से एक तरीके से खर्चा बुक करते चले गए। बट आज पता चल रहा है ये किसी काम का नहीं है। तो क्या करेंगे? हमने P&L में डेबिट करके एक एक्सपेंस बुक कर रखा था, एक्सपेंस बुक करते आ रहे थे पीछे से। बट आज पता चल रहा है कि नहीं भाई, ये जो 300 लोगों पे जो मेहनत है ना, ये 300 रुपए की जो मेहनत 1200 ESOPs पे है, ये कोई मेहनत नहीं है। इसको खत्म कर दो, इसको रिवर्स कर दो। तो जहां हमने पहले इसको खर्चा बनाया, अब हम इसको क्या बना देंगे? इनकम। तो 31 मार्च 2021 पे, सॉरी 31 मार्च 2020 पे ही
एंट्री क्या होगी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में जो मेहनत डाल रखी है इसको निकालो और वापस से प्रॉफिट बना दो। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन डेबिट टू जनरल रिजर्व, ऐसे समझ लो, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ध्यान से सुनना, ऐसे समझ लो हमने डेटर्स पे प्रोविजन बनाया होता है, डेटर्स पे प्रोविजन बनाते हैं कि हमें लग रहा है इतना नुकसान हो जाएगा, बट नुकसान एक्चुअल में मान लो कम हो गया, तो क्या करते हैं नेक्स्ट ईयर वो जो नुकसान बुक किया था हमने पहले उसको रिवर्स कर देते हैं और वापस से प्रॉफिट बढ़ा देते हैं। तो यही चीज हम यहाँ पे सोच रहे थे, इतने की मेहनत हमारी बुक होगी, इतने का एक्सपेंस बुक होगा, बट हुआ ही नहीं, एम्प्लॉयज ने लिए ही नहीं, तो ये जो एक्सपेंस बुक करके बैठे थे इसकी जरूरत ही नहीं, इसको वापस इनकम बना दिया। तो कितना 1200 ईसॉप्स पे 300 रुपए की जो मेहनत है वो अब किसी काम की नहीं है, तो ये हमने रिवर्स कर दिया और अपना प्रॉफिट वापस बढ़ा दिया 3,60,000। ठीक है, बताओ किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तो आज हम इतना ही करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे, जहां हम क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करेंगे। इसमें हम करीब 6-7 सवाल हैं जो हमने अगली क्लास में ट्राई करने हैं। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग को एक बार दोबारा देख लेना, तुम्हें वो रिकॉर्डिंग से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने क्या चीज़ बोलती, क्या तुमने मिस आउट कर दिया था। थैंक यू, बाय बाय।